तो आज का जो टॉपिक है हम लोगों का वो क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज के ऊपर है। जैसे आप लोगों के होलसेल है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि होलसेलर्स अपना काम कैसे कर रहे हैं और कौन कौन सी जो इंडस्ट्रीज हैं वो इनको सप्लाई कर रही हैं डिफरेंट फॉर्मुलेशंस को। तो जो बेसिस है वो क्लासिफिकेशन का वो रॉ मटेरियल, ऑनरशिप, सोर्स, लेबर या मिसलीनियस है। तो बेसिकली तो हम लोग ऐसा कहते हैं कि जैसे जो इंडस्ट्रीज हैं वो स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल या लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं। बट अकॉर्डिंग टू द कैपिटल और कुछ और एस्पेक्ट्स हैं जो इनको डिवाइड करते हैं या क्लासिफाई करते हैं। तो जो फर्स्ट टाइप है वो हम लोग देखते हैं एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। जैसे आप लोगों ने फार्मा जो कोग्नोसी है उसमें देखा होगा एक्सट्रैक्शन, और जो ये पिक्चर है वो भी आपको बता रहा है जैसे रिफाइनरी आपको लग रहा है, जो पेट्रोकेमिकल्स हैं। तो जो सॉल्वेंट हैं, जो डिफरेंट फार्मास्यूटिकल्स जो फॉर्मुलेशन है उसमें सॉल्वेंट को यूज करना होता है। इवन जो आपका ड्रग बनेगा वो भी सॉल्वेंट से ही बनेगा। जब आपकी रिएक्शन चलेगी तो रिएक्शन में जो इंग्रेडिएंट आप डाल रहे हो, जो प्रोडक्ट को बना रहे हैं, वो सारे के सारे सॉल्वेंट में ही रिएक्शन करेंगे। फिर आपको स्टरिंग पे लगाना होगा और डिफरेंट रिएजेंट आप डालेंगे। तो विदाउट सॉल्वेंट तो कुछ नहीं होता है। इंटरमीडिएट भी अगर बनेगा तो सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट है। अगर आप देखें तो एक्टिव जो कंपोनेंट है उसका क्वांटिटी कम होता है और सॉल्वेंट का क्वांटिटी ही बल्क में काम करता है, इसलिए सॉल्वेंट बल्क में रिक्वायर्ड है। और इसका जो सोर्स है वो जो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज हैं वो आज भी इसका सोर्स है और यही रहेंगे, बिकॉज जो पेट्रोकेमिकल्स हैं वही से हमको मेजर क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट मिलता है। So these industries are engaged in the activities whereby the wealth is obtained from the soil, air or water, or obtained from beneath the surface of earth by various extractive processes। यानी कि ऑयल जो रिफाइनरी, अगर आप इसको सोच के देखें तो ये जो रिफाइनरीज हैं ओशन में होती हैं ज़्यादातर, और बहुत ही डेप्थ में जाकर पेट्रोकेमिकल्स की लेयर मिलती है और वहीं से इनका एक्सट्रैक्शन होता है। तो ये जो प्रोसेस है काफ़ी बड़ा प्रोसेस है और काफ़ी वेल्थ इसमें है। और फार्मास्यूटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोर्सेज है डिफरेंट सॉल्वेंट का। नेक्स्ट इज जेनेटिक इंडस्ट्रीज। जेनेटिक इंडस्ट्रीज अगर आप देखें तो दीज इंडस्ट्रीज engage in producing and multiplying certain species of plant animals for the purpose of earning the profit from their sale, for example breeding farm, poultry farms and nurseries। फार्मास्यूटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो जितने भी हर्बल प्रोडक्ट या ड्रग एक्सीपिएंट, ऐसा नहीं है कि हम लोग पूरा सिंथेटिक पे हैं, बिकॉज ड्रग एक्सीपिएंट अगर आप देखें तो मान लीजिए सिंथेटिक ड्रग है बट उसको अगर आपको टैबलेट फॉर्म में चाहिए तो कुछ एक्सीपिएंट्स आपको ऐड करने पड़ेंगे, और वो सारे जो एक्सीपिएंट होते हैं उनका सोर्सेज प्लांट ही होता है। तो प्लांट में इतने सारे स्पीशीज हैं और अगर आप देखें तो काफ़ी जेनेटिक वर्क इसमें हो रहा है और नए नए स्पीशीज, नए नए हाइब्रिड जो टेक्नोलॉजीज इसमें देखने को मिलती हैं। सबसे ज़्यादा जेनेटिक लेवल पे अगर चेंज किया है तो आप देखें तो लगभग हर प्लांट के ऊपर जेनेटिक लेवल पे काम हो गया। ऐसे ही एनिमल्स हैं, पोल्ट्री फार्म और ब्रीडिंग फार्म्स, तो ये सब जो इंडस्ट्रीज हैं ये जेनेटिक इंडस्ट्रीज कहलाती हैं। और अभी वैक्सीनेशन को भी अगर हम देखें तो जीन लेवल पे जो वर्क चल रहा है वही इससे देगा।
नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड अमाउंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट। फर्स्ट जो कैटेगरी थी वो ऑन द बेसिस ऑफ द वर्क थी। अगर हम ये देखें तो दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि आपके पास जो कैपिटल है वो कितना है और आप उसे अप्लाई कितना कर रहे हैं। तो अगर आप देखें ये जो डायग्राम है, ये जो फोटो है, ये बता रहा है एक लाइट इंडस्ट्री। लाइट का मतलब यहाँ से आपने स्मॉल स्केल में स्मॉल जो कैपिटल है वो इन्वेस्ट किया हुआ है और एक स्मॉल स्केल प्लांट आपने डाला है। जो थर्ड पार्टीज हैं, थर्ड पार्टीज टाइप का काम करती हैं कि जो मेजर जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, जैसे सन फार्मा है, मैनकाइंड फार्मा है, फाइजर है, सिप्ला है, जाइडस कैडिला है, रेनबैक्सी है, तो ये लोग अपना जो मेजर प्लांट है उसको लेके चल रही हैं। बट इतने सारे नंबर ऑफ प्रोडक्ट हैं तो उनके लिए इनको स्मॉल स्केल या मिडिल लेवल इंडस्ट्रीज के ऊपर डिपेंड कर रहना होता है, जिससे कि कुछ जो क्वांटिटी है सप्लाई वो लोग करते हैं। सो दीज इंडस्ट्रीज involve a small capital investment and have a short duration of production cycle. This may be because of the less costly machinery and required for the manufacture of its product, or because of the use of less sophisticated process of production. अब स्मॉल स्केल की जैसे हम लोग बात करते हैं, यानी कि जो कैपिटल है वो इतना नहीं है कि हम लोग एक बड़ा लार्ज स्केल का वर्क ले पाए, बट अगर उसका एक स्मॉल स्टेप भी हम लोग एस्टेब्लिश कर पाते हैं तो एक सोर्स हो जाता है लार्ज स्केल तक जाने का, अगर जो प्रॉफिट साइकिल है सही ढंग से चल रहा है। इसलिए दीज इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व इन ए स्मॉल कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ प्रोडक्शन साइकिल। अगर हम लोग लार्ज स्केल पे कंपेयर करें तो उनका जो प्रोडक्शन साइकिल है वो भी बड़ा होगा, बट यहाँ पर जो प्रोडक्शन साइकिल है वो भी कम है। एंड दिस मे बी बिकॉज ऑफ लेस कॉस्टली मशीनरी। जो मशीनरी है उसका कॉस्ट कम है और उसकी वजह से जो प्लांट है वो इजीली एस्टेब्लिश हो गया। और बिकॉज ऑफ यूज ऑफ लेस सोफिस्टिकेटेड प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन आप लोग इसमें वर्किंग एज कंपेयर टू लार्जर प्लांट आसान। फॉर एग्जाम्पल, द इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ द कोलैप्सिबल ट्यूब्स, क्लोजर, रबर कैप्स, टिन कंटेनर एटसेट्रा। बिकॉज काफी ब्रॉड काम है और इसमें हर एक चीज के स्पेसिफिकेशन अगर आप फॉलो कर रहे हैं एज पर द WHO एंड FDA गाइडलाइन, तो एक स्मॉल स्केल प्लांट डालना सही है। कि मान लीजिए जो कंटेनर्स हैं उनके बॉटल्स हैं या उनके इवन कैप है, कैप डिफरेंट टाइप के कैप हैं, अगर आप कैप के ऊपर ही काम कर रहे हैं, या रबर जो क्लोजर है वो आपने लिया हुआ है, तो एम्पियोल और ये सब जो आते हैं इनके ऊपर रबर के कॉर्क लगे रहते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट है, इनके स्पेसिफिकेशंस होते हैं कि इतना डायमीटर होना चाहिए, इतना पोर साइज को फॉलो करेंगे, ये क्वालिटी का रबड़ होना चाहिए। तो उसकी एक मशीनरी है, अगर वो आपने ली हुई है तो भी आप फार्मास्यूटिकल वर्क कर रहे हैं। जैसे ट्यूब्स हैं, तो कोलैप्सिबल ट्यूब्स हैं, तो ऑइंटमेंट है और इतने सारे जो प्रोडक्ट हैं वो ट्यूब के अंदर आते हैं, चाहे वो एल्यूमिनियम का हो, प्लास्टिक का हो। तो अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन अगर वो फॉलो कर रहे हैं हम लोग तो सही है। टिन कंटेनर्स हैं। नाउ कम टू द हैवी इंडस्ट्रीज। Heavy industries mean those industries which need a big capital. जैसे जो वेल एस्टेब्लिश प्लांट है, फोटोग्राफ में भी आप लोग देख रहे हैं। अगर आप लोग अपने यहाँ एरिया की बात करें, DCM है, श्री राम फर्टिलाइजर्स, तो पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर ये बनाता है, और NTPC है गवर्नमेंट का। तो इस तरीके के जो बड़े प्लांट हैं वो फार्मास्यूटिकल में रेनबैक्सी, सन फार्मा और इनका प्लांट देखेंगे तो वो भी ऐसी प्लांट है। और ये बिग कैपिटल इन्वेस्टमेंट को रिक्वायरमेंट होती है। इनका जो सबसे पहला रिक्वायरमेंट है वो बिग कैपिटल है, पर स्मॉल से ही बिग होता है, बिग से तो बिग ठीक है, बट स्मॉल से बिग है। एंड इट ऑल्सो इन्वॉल्व अ लॉन्गर प्रोडक्शन साइकिल आर कवर्ड अंडर हैवी इंडस्ट्रीज। तो जब डिमांड हो जाती है कि एक प्रोसेस है, मान लीजिए बल्क में रिक्वायर्ड है, या एक जो फॉर्मुलेशन है, मान लीजिए आपने 10 लाख टैबलेट, 5 लाख टैबलेट आप बना रहे हैं, बट जो क्वांटिटी है वो इतनी सारी, वो पब्लिक है, 5 करोड़ टैबलेट चाहिए, इतना बड़ा प्लांट आपको बनाना है। तो एक पर्टिकुलर जो टैबलेट है उसके लिए इतना बड़ा सेटअप चाहिए आपको। और अगर आपका ड्यूरेशन ऑफ साइकिल अगर आप लोग
बैच टाइम जितना रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से प्लांट को एस्टेब्लिश करते हैं। जो मशीनरी अगर कॉमन है तो फिर आप उसमें डिफरेंट शिफ्ट के अंदर डिफरेंट जो साइकिल्स हैं वो चला के डिफरेंट प्रोडक्ट भी ले सकते हैं, बट मशीनरी लार्ज स्केल पे रिक्वायर्ड है। जो बड़े एग्जांपल हैं, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, एरोनॉटिक्स, शिपिंग, बिल्डिंग, ऑटोमोबाइल्स, जैसे शिप को बनाना, एरोप्लेन को बनाना, बिग ऑटोमोबाइल्स हैं। यानी कि अगर हम देखें जो प्रोडक्ट से अगर हम कंपेयर करें, फार्मास्यूटिकल भी आएंगे क्योंकि वहाँ पे भी जो क्वांटिटी है वो बड़ी है। मान लीजिए जो प्रोडक्ट देखने में छोटा हो सकता है बट उसका जो प्रोसेस है बड़ा है, जो वैक्सीनेशन और ये सब जो चीज़ें हैं। सो फाइनली हम लोग आते हैं द ऑफिशियल क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी कि ऑफिशियली जो गवर्नमेंट ने वो क्लासिफाई कर रखा है। For the purpose of licensing, the government has made a standard classification of industries as given under the first schedule to the Industries and Development and Regulation Act 1951. These industries are classified according to the product produced by them, for example, drugs and pharmaceuticals, medical, surgical appliances, soap and cosmetic. तो मेनली अगर हम लोग देखें तो ड्रग एंड रेगुलेशन एक्ट पे जाना होगा, इंडस्ट्रीज ड्रग एंड रेगुलेशन एक्ट 1951, और ये फिर ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल, मेडिकल, सर्जिकल अप्लायंसेस, सोप एंड कॉस्मेटिक्स को डिफरेंशियली गाइडलाइन देते हैं कि इसका इंडस्ट्रीज कैसा होना चाहिए। तो जैसे हम लोग हेल्थ साइंसेस की बात करें तो ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल अपने आप में एक लाइन है कि डिफरेंट जो फॉर्मुलेशन है, जो डोजेस फॉर्म है, सॉलिड डोजेस फॉर्म, लिक्विड डोजेस फॉर्म, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म, ये सब तैयार हो रहे हैं। जो पेरेंटल है, ऑइंटमेंट है, आई ड्रॉप है, और ये सब जो फॉर्मुलेशंस हैं। सेकंड पार्ट आता है हम लोगों का मेडिकल एंड सर्जिकल अप्लायंसेस, यानी कि सर्जिकल जितने भी आइटम्स हैं, ठीक है, मेडिकल जितने भी अप्लायंसेस है, ग्लूकोमीटर, बीपी इंस्ट्रूमेंट, और देयर आर वेरियस नंबर ऑफ प्रोडक्ट आर देयर। आजकल जैसे आप लोग देखें तो बोन का सर्जिकल जो आइटम्स होते हैं, उनके स्क्रू, प्लेट और रोड वगैरह सब होते हैं, बहुत ही कॉस्टली और सोफिस्टिकेटेड तरीके से इनको बनाया जाता है। और अगर हम दूसरी साइड में आए, जो न्यूट्रास्यूटिकल पार्ट है वो भी इसी में आ जाएगा। और फाइनली सोप एंड कॉस्मेटिक्स, मेडिकेटेड भी हो सकते हैं और कॉस्मेटिक लाइन है वहां से भी हो सकते हैं। तो बेसिक गाइडलाइन है डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्रीज को लेके। तो इसके ऊपर शॉर्ट आंसर जो क्वेश्चन है वो भी आ सकता है और लॉन्ग आंसर में भी आ सकता है। तो आपको इनके टाइप्स बताने हैं और ये क्या होता है उसको डिफाइन करना है। जो लास्ट हम लोगों ने नोट्स